आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आज हम क्या पढ़ेंगे, हम ये समझेंगे कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से की एनाटॉमिकल और मेडिकल टर्म्स हैं, कॉमन पैथोलॉजी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज कौन कौन सी हैं और उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स क्या हैं, कॉमन एपिनॉम्स और एक्रोनॉम्स, और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड सीपीटी कोड्स, उनकी गाइडलाइन, उससे एसोसिएटेड आईसीडी कोड्स और एससीपीसीएस के कोड्स, और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में कौन से मॉडिफायर यूज़ होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ों को अगर आप समझ गए हो तो सबसे पहले हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे आ जाते हैं, जहाँ पे बोन का स्ट्रक्चर होता है, सेल के रूप में उसे बोलते हैं हम ऑस्टियोब्लास्ट। देन आपका यहाँ पे मिनरल कौन से होते हैं और कौन से जो है कार्टिलेज में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। बोन का फंक्शन प्रोटेक्शन सपोर्ट मूवमेंट के लिए होता है। अब उसके बाद आ जाती है यहाँ पर हमारी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को हम स्पाइनल कॉलम, स्पाइंस और बैकबोन में, इन अगर हम इसकी बात करें वर्टिब्रल की तो ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो 33 जो बोन है ये हमारी डिवाइडेड है सर्वाइकल में, थोरेसिक में, लंबर में, सैक्रम में एंड कॉकक्स में। सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक हमारी 12 होती है, लंबर 5 होती हैं एंड सैक्रम हमारी 5 होती हैं, और फिर उसके बाद हमारी जो टेल बोन होती है फ्यूज़ होती है। इनके बीच में जैसे कि यहाँ पे C7 और T1, इसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब इसके बाद हमारा आता है जॉइंट। जॉइंट का मेन काम क्या होता है, जहाँ पे दो हड्डियाँ साथ में आती हैं तो ये मूवमेंट को अलाउ करता है। अब यहाँ पे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड, सूचर, बाकी जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं, टेंडन, लिगामेंट, बर्सा। अब ये आपको इसलिए जानना ज़रूरी है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हुई जो कि कवर करता है एंड ऑफ बोन इन जॉइंट फॉर स्मूथ मूवमेंट। साइनोवियल फ्लूइड का काम होता है, ये एक तरीके से लुब्रिकेशन देता है, और जो सूचर होता है ये होता है इमूवेबल जॉइंट इन द स्कल। सूचर इज फाउंड इन द स्कल। बाकी टेंडन करता है अटैच मसल से बोन को, लिगामेंट करता है बोन को बोन से, बर्सा टाइनी स्ट्रक्चर होता है पर्स लाइक सैक जो कि साइनोवियल फ्लूइड में जो कि फ्रिक्शन को रोकता है। अब ये इसलिए आपको जानना है क्योंकि प्रोसीजर इनमें से कहीं प्रॉब्लम मेडिकल कंडीशन आ गई, आपको इन्हीं कंडीशन को ट्रीट करना होगा। इनमें कॉमन पैथोलॉजी क्या हो सकती हैं, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर, यहाँ पे फ्रैक्चर का मतलब होता है ब्रेक या क्रैक इन द बोन। अब यहाँ पे ये आपको जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि किस टाइप का हमारा फ्रैक्चर है। ग्रीन स्टिक है, क्लोज है। अब क्लोज को सिंपल भी बोलते हैं और ओपन को कंपाउंड भी बोलते हैं। तो आप ये चीज़ जब भी प्रोसीजर की बुक में या फिर आईसीडी की बुक में कोड लीड करोगे तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। या तो कम्युनिकेटेड है, या तो कॉलस है, या तो पैथोलॉजिकल है। तो सबसे पहले आप पता लगाओगे कि फ्रैक्चर मेरा किस टाइप का है। यहाँ पे ये पता चल गया तो पता करोगे आप कि मेरा ट्रीटमेंट किस तरह का हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ टर्म हैं जो कि कॉमन से हैं, 3 चीज़ें आपको सीपीटी के डिस्क्रिप्शन में इसको ढूंढना पड़ेगा। या तो रिडक्शन हो रहा होगा, या तो इमोबिलाइजेशन, या ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, बताओ मुझे। रिडक्शन का मतलब समझते हो? सर रिड्यूस हो जाना होता है रिडक्शन का मतलब। आर यू श्योर? रिडक्शन का मतलब क्या होता है फ्रैक्चर के टर्म में, आप इसको समझो। ठीक है,
यहाँ पर रिडक्शन रेफर टू प्रोसेस ऑफ रीअलाइनिंग द बोन। बोन को फिर से क्या करना है, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में ला देना है, उसको बोलते हैं रिडक्शन। अब यहीं पे अगर मैं मैनिपुलेशन बोलूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो, द प्रोसीजर इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग द बोन फ्रॉम आउटसाइड विदाउट मेकिंग इंसीजन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने मैनिपुलेशन में, तो फिर देखो मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, री अलाइनिंग ऑफ द ब्रोकन बोन। अब क्या हुआ मतलब अंतर इन दोनों में, मैनिपुलेशन वर्सेस रिडक्शन में, एनी डिफरेंस? दोनों में हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन में तो बताओ। सर रीअलाइनमेंट हो रहा है। ठीक है, बट दोनों में अंतर क्या हुआ, मैनिपुलेशन और रिडक्शन देखो। सर एक सर वो जब प्लास्टर लगा देते हैं तो सर वो शायद नहीं, वहाँ पे मत जाओ, अभी जो सर सामने, प्लास्टर जो लगाते हैं हाँ अभी जो यहाँ पे दिख रहा है उसके तो बेसिस पे। मैनिपुलेशन में हम फिजिकली मूव करेंगे बोन को जिससे कि वो अपनी दोबारा से उस प्लेस में आ जाए। ठीक है, हाँ टेढ़ी मेढ़ी है। और जो हाँ, रिडक्शन में क्या करेंगे, रीअलाइनमेंट करेंगे बोन का। तो सर कहने का सर मतलब रीअलाइनमेंट और जैसे सर हड, रीअलाइनमेंट भी तो ये होता है। हाँ जैसे हड्डियाँ जो होती है ना, स्किन को वो ब्रेक, डिसलोकेट हो जाती है उस हाँ टाइम पे। सी सी दोनों में डिसलोकेट हो रही हैं, बट जो आपकी इंजरी की टाइप है, एक में हड्डी बाहर आ गई, हम्म। एक में बाहर नहीं आई, हाँ समझना, हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन का दिस इज ओवर आर्चिंग टर्म फॉर प्रोसेस of realigning a bone that has been fractured or joint has been dislocated, aim to restore normal anatomy। मैनिपुलेशन में क्या हुआ, दिस इज स्पेशली रेफर टू टेक्निक यूज टू फिजिकली मूव द बोन फ्रेगमेंट और जॉइंट बैक इनटू द प्लेस। और ये चीज़ आपकी क्लोज भी हो सकती है और ओपन भी हो सकती है। ठीक है, सो क्लोज और ओपन में डिफरेंस अभी हमने क्या समझाया, जब हड्डी आपकी बाहर निकल गई है, स्किन से एक्सपोज हो गई है बोन, सो दैट इज़ ओपन। एंड अगर हड्डी एक्सपोज नहीं हुई है, सो दैट इज़ क्लोज। और इन दोनों प्रोसीजर को करने के लिए हमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है। तो बहुत से ऐसे यहाँ पर समझो कि प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें एनेस्थीसिया बाय डिफ़ॉल्ट बंडल होता है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो अब दूसरा आता है इमोबिलाइजेशन। क्या मतलब हुआ इसका, इमोबिलाइजेशन और ओपन रिडक्शन का? सर इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है सर मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर जहाँ पे अब किन किन बोन्स का इमोबिलाइजेशन होगा, ज़रा मुझे कुछ समझाओ। कौन सी हड्डियाँ हैं जो मूव नहीं कर सकती? पेस बोन सर, पेस बोन हाँ सर ठीक मूव है, नहीं कर सकती। हाँ, और ORF होता है, ओरिफ, सर्जिकल प्रोसीजर टू रीलाइंग एंड स्टेबलाइजिंग फ्रैक्चर यूजिंग इम्प्लांट। जैसे कुछ लोगों की हड्डी टूट जाती है तो हम वहाँ पे प्लेट लगा देते हैं ना डिवाइस लगा देते हैं ना, रॉड लगा देते हैं ना, हाँ
तो उसको बोलते हैं यस। ORIF। ठीक है, इन टर्म को देखते जाओ, अभी ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसके अलावा आपकी हो गई हार्निएटेड। हार्निया का मतलब मैंने बताया ही कि कोई भी अंग बाहर निकल जाता है सो वो हार्निएटेड हो जाता है। अब यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल, अभी मैंने आपको ये बात समझाई ना कि यहाँ पे ये जितने भी वर्टिब्री है ये दी हुई है, अगर इसके बीच में C7T1 या फिर T12 से L1, तो इंटरवर्टिब्रल ये उसी को कह रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है कि वहाँ से जो गुजरने वाली नर्व होती है कंप्रेस होती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब क्या हो गया? डीजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज का मतलब क्या हो गया? बताओ बताओ। कार्टिलेज का क्या मतलब, सर? आर्टिकुलर कार्टिलेज का मतलब क्या हुआ? जो कनेक्टिव टिश्यू होता ये है। हड्डी के अराउंड में जो कार्टिलेज है सर, राइट। ये घुटने में होता है, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाते हैं इसमें। हाँ राइट, ठीक है। अभी इंजेक्शन का भी प्रोसीजर आएगा। यहाँ पे आपकी बोन डेंसिटी कम हो गई तो ऑस्टियोपोरोसिस। अब इसमें क्या होता है, कब आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकती है? ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन पे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। अब उसके अलावा फिर आपका हो गया जो है ये एबनॉर्मल कर्वेचर, जैसे कि कपोसिस बोल दिया तो हमबैक, लार्डोसिस बोल दिया, स्वैबैक या सेक्टोलोसिस बोल दिया, तो एबनॉर्मल आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसमें फिर मसल आ गई, फिर इसके बाद जो है ये फेसिया आ गया जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, टेंडन, इन सभी का मतलब मैंने बता दिया। अब जो ये मूवमेंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, इनकी अभी तो फ़िलहाल उतनी ज़रूरत नहीं है, बट ये समझो कि ये मूवमेंट ज़रूरी होता है। जैसे कि हैंड है तो हैंड में फ्लेक्शन होगा या एक्सटेंशन होगा, बताओ। हैंड 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 का मूवमेंट फ्लेक्शन होता है या एक्सटेंशन होता है या बोथ होता है? देखो हैंड जो होता है, ठीक है, वो आगे पीछे जाता है या 360 जाता है? सर आगे पीछे। 360। सर एक्सटेंशन। एंड व्हाट अबाउट घुटना? घुटना जो नी है, ठीक है, उसका मूवमेंट फॉरवर्ड की सर तरफ आगे होता है या पीछे। बैकवर्ड की तरफ होता है? बैकवर्ड होता है सर। तो इस तरीके से जितनी भी हमारी स्केलेटन की मसल्स हैं, ये जो डेफिनेशन बता रहा है, इनमें अगर प्रॉब्लम अगर कुछ होती हैं तो क्या होते हैं उसको अलग से देखेंगे। सो यहाँ पे जो कार्पस टनल सिंड्रोम है, जहाँ पे कि लिगामेंट और टेंडन में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से जो इसके बगल में नर्व्स होती है वो कंप्रेस हो जाती है, ख़ास तौर से मेडियल नर्व, जिसकी वजह से नमनेस पेन होना शुरू हो जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक तरीके से इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जहाँ पे मसल वीक हो जाती हैं। रोटेटर कफ टेंडनाइटिस, ये जहाँ भी ये घूमने वाले हैं रोटेटर कफ हैं, जैसे शोल्डर हो गया, यहाँ पे पाया जाता है। स्ट्रेन का मतलब पुल्ड मसल हो गई। चलो, इतनी बातें क्लियर हो गई, तो अब हम आ जाते हैं अपने इन्हीं चीज़ों को, जहाँ पे हमारे एक्सियल स्केलेटन एक होता है और एक अपेंडिकुलर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सियल? एक्सिस होती है ना, एक्सिस, यस सर। एक्सिस जो होती है वो होती है आपकी स्कल, ठीक है, हाइफाइड, रिब्स और स्पाइन, मतलब जिस पे टिकी हुई हैं पूरा का पूरा हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर है, इस पे ही टिका हुआ है, जो बिल्कुल सेंटर में है, वो एक्सियल। अपेंडिकुलर का मतलब जो उससे
जुड़े हुए हैं बट सेंटर से दूर, आर्म्स, लेग्स, शोल्डर, पेल्विस। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग को ये चीज़ नहीं बीच में समझ में आएगी अगर आप लोगों ने इस चीज़ पे थोड़ा सा मतलब कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे जहाँ पे डायरेक्ट हमारी बोन के बारे में नहीं दिया रहता है, बट क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन करते हो, जैसे उसने बोल दिया कि कोई रेडियोलॉजिकल सर्विस, और उसने कह दिया कि मैंने यहाँ पे इस बोन का जो है क्या किया हुआ है, एक तरीके से बोन डेंसिटी चेक कर रहा हूँ, बट अपेंडिकुलर एक्सेल नहीं बोला उसने। बट गाइडलाइन में हमेशा इन दो तरीक़ों से डिफ्रेंशिएट, देखो ये जो कलर कर दिया ना ग्रीन ग्रीन सा, ये कौन सा है आपका स्केलेटन, एक्सिल। और जो साइड साइड वाले हैं ये अपेंडिकुलर हैं, ठीक है। एक्सिस का मतलब ये बिल्कुल सेंटर के पास से, ठीक है। इस चीज़ को पकड़ करके आप चलना, ठीक है। फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। मसल वहाँ पे वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक, जो कि खुद की अपनी मसल होती है जो हार्ट में पाई जाती है, इनका क्या फंक्शन होता है, मूवमेंट, हीट जनरेशन, पोस्चरिंग के लिए। और यहाँ पे जो एक्सियल और अपेंडिकुलर हैं उनका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट ऑर्गन, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, स्टोर कैल्शियम एंड प्रोड्यूस ब्लड सेल, जैसे बोन मैरो का। अब कनेक्टिव टिश्यू में लिगामेंट का मतलब बोन से बोन कनेक्ट, टेंडन मतलब मसल से बोन, कार्टिलेज का मतलब कुशनिंग टू द जॉइंट। अब की एनाटॉमिकल टर्म्स यहाँ पे क्या क्या आएंगे, एक्सिला, स्कैपुला, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, एब्डक्टर, ठीक है। अब समझो, एक्सिला का मतलब आपका आर्मपिट का एरिया। अब याद रखना आपके क्वेश्चन में सीधे ये टर्म देगा, ठीक है। स्कैपुला ट्रायंगुलर शोल्डर ब्लेड जो कि कनेक्ट करता है क्लेविकल को एसी जॉइंट के साथ, और एक्सिला जो होता है ये आर्मपिट का एरिया होता है, ये रिफ़र करता है अपर आर्म और फ्लैंक इन जो भी डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। फ्लेक्सर का मतलब होता है मसल फॉर बेंडिंग, ठीक है। एक्सटेंसर का मतलब फॉर स्ट्रेटनिंग, ये बेंड झुक रहा है और ये चीज़ स्ट्रेटनिंग में जा रहा है। अब दो टर्म हैं, अबडक्टर एंड एडक्टर। एडक्टर का मतलब होता है टूवर्ड्स मिड लाइन, ये अवे मिड लाइन। अब यहाँ पे सर्जिकल टर्म मैनिपुलेशन, रिडक्शन, डिकम्प्रेशन, फिक्सेशन, चार चीज़ें हैं जो आपको जानना है। मैनिपुलेशन में मोस्टली क्या होगा, बिना सर्जरी के हम हड्डी को वापस उसकी अवस्था में ला देंगे। रिडक्शन में क्या हो गया कि जो भी फ्रैक्चर डिसलोकेशन है उसको नॉर्मल पोजीशन में लाएंगे, बट ये चीज़ें सर्जिकल हो सकती हैं। डिकम्प्रेशन में क्या होता है कि नर्व को रिलीज कर देंगे, ठीक है। फिक्सेशन में क्या होता है कि हम इंसान को आयरन मैन बना देंगे। आयरन मैन का मतलब समझ रहे हो, हमारा दोस्त था एक, वो आयरन मैन था क्योंकि उसके शरीर में जो है स्क्रू प्लेट लगे हुए थे, ठीक है। तो ये जो चीज़, सर्जरी के बाद जो होता है, हाँ, जैसे कुछ जो ये वाली होती है ना, आपको मैंने ये वाले स्केलेटन बताएं, तो उसके इस वाले बोन में जो है फ्रैक्चर हो गया था। तो अब क्या कि पूरा शरीर का वजन इस पे जो है आ रहा है, फुल वेट बॉडी का। अब ये चीज़ यहाँ पे एक एज तक ही समझो कि री अलाइन हो सकता है ना, तो जब ये रीअलाइन नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे जो है लगाना पड़ा हड्डी में लोहा। तो कई बार क्या होता है कि अंदर इन्होंने लोहा लगा करके फिक्स कर दिया, तो ये होता है इंटरनल, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि बाहर से हम फ्रेम नहीं लगाते, कास्टिंग करने के बाद जो है कुछ दिनों तक जो है ऐसे ही, जैसे यहाँ पे मान लो कि इस हड्डी में जो है ये टूट गई है, ठीक है। फ्रेम, हाँ। अब यहाँ पे बाहर से हमने जो है एक स्ट्रक्चर टांग दिया कि भाई ये हिले ना, सही से जुड़ जाए। ये डिपेंड करता पेशेंट उसकी कंडीशन पे। तो अप्रोच क्या होती है, या तो सामने से, या तो बैक से, या फिर साइड से।
तो टर्म कुछ भी दिया रहेगा, आपको पहले पकड़ना है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर, लेटरल है, आइदर दिस विल से फ्रंट, बैक या साइड, एंडोस्कोपिक या फिर आपका आर्थोस्कोपिक। जो भी प्रोसीजर होगा वो इन्वेसिव एक्सेस मतलब कि इनसाइड कट करके जा करके एक्सेस करेगा। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटल, नॉन सेगमेंटल, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे इंजरी और कंडीशन क्या क्या हो सकती है, स्प्रेन हो सकता है या स्ट्रेन। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। स्प्रेन का मतलब लिगामेंट की इंजरी, स्ट्रेन का मतलब मसल और टेंडन की इंजरी। अब यहाँ पे ऑस्टियोमाइलिटिस का टर्म का मतलब हुआ बोन या बोन मैरो में इन्फेक्शन। क्यूरटेज एंड कटरेज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे स्क्रैपिंग टू रिमूव टिश्यू, एंड क्यूरेट का मतलब होता है स्पून शेप सर्जिकल टूल। ठीक है। अब कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, बनियन रिपेयर, हैलॉक्स वाल्गस। ठीक है। अब यहाँ पर रिमूव करते हैं बोनी बम्प को, या फिर देखो ये सीधे सीधे इन्हीं टर्म के नाम से चीज़ें आएंगी, तो आपको सीधे सीधे ये टर्म ढूंढ लेना। सिल्वर है, केलर है, जैपलिन है, मिसेल है, लेपर्ड है, इसमें हड्डी किस तरीके से जो है रिपेयर हो रहा है। अब कॉमन एपेनॉम्स, ये किसी पर्सन के नाम पे यहाँ पे फ्रैक्चर को बताया गया है। अगर उसने बोला कि डिस्टल रेडियस या डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट है, सेम चीज़ आपके कॉलस के नाम से हो सकती है, स्मिथ के नाम से दिया हुआ है, सो इसका मतलब कि डिस्टल रेडियस का पामर डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट है, बट बोथ आर द रेडियस। एनाटॉमी, इसमें एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन्स स्ट्रेस फ्रैक्चर फिफ्थ मेटाटार्सल में, फुट में, टार्सल मतलब फुट, कार्पल मतलब हैंड। साल्टर एरिस बहुत ही कॉमन सा है, याद रखना। ये चीज़ होता है ग्रोथ प्लेट फ्रैक्चर, बच्चों में ज़्यादातर ये वाला फ्रैक्चर होता है। ये वाली चीज़ें आप लोग देख लेना, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अदर जो टर्म होते हैं, नो मैंस लैंड, फ्लैक्सर टेंडन जोन इन पाम, हाई कॉम्प्लिकेशन रिस्क। ठीक है। देन पॉलीडेक्टोलस डिजिट, एक्स्ट्रा फिंगर टो, ऋतिक रोशन। ठीक है। अब यहाँ पे मेडिकल टर्म आ गया एक्टोमी, किस चीज़ को रिमूव कर रहे हैं, डॉर्सल पार्ट ऑफ द मेटाटार्सल हेड बोन स्पर। अब यहाँ पे आपके एक तरीके से हमने इन चीज़ों को देख लिया, सर्जिकल थिंग्स को। अब यहाँ पे कॉमन आईसीडी क्या क्या और किस चैप्टर से जाएंगे, चैप्टर 13 से जाएगी, 18 से जाएगी, चैप्टर 19 से जाएगी। तो 13 में मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम के कनेक्टिव टिश्यू के क्या आएंगे, डिजीज़ आएंगे, इसमें साइन सिम्टम आ सकते हैं। और यहाँ पे एक्सटर्नल कॉज किसकी वजह से ये इंजरी हुई है। अब यहाँ पे इस टर्म का मतलब क्या हुआ, आर्थोपैथिक मतलब कि जॉइंट के डिसऑर्डर। अब इनमें अर्थराइटिस, कार्टिलेज, लिगामेंट के इशू आ सकते हैं। और यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कोई एडिशनल कोड, अंडरलाइंग डिजीज़ तो नहीं है, किस वजह से ये बीमारी हो रही है। एग्जाम्पल जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्रोनिक मेनिकस टीयर। अब यहाँ पे सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटस SLE, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। डार्सोपैथीज, स्पाइनल का डिसऑर्डर, कोड रेंज 440 से M40 से M54 के बीच में जाता है। अब यहाँ पे समझो कि जो 7 डिजिट होती है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, 4 डिजिट 5th और 7th आईसीडी के रेफरेंस में। दीज आर द कॉमन मेडिकल कंडीशन जैसे रूमेटिज्म। ठीक है, आप इनको देख लेना। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो कोड हैं ये आपको सीधे मिलेंगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन क्या होती है। एक्यूट सडन सीवियर ऑनसेट, क्रोनिक लॉन्ग टर्म ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता है। अगर दोनों यहाँ पे कंडीशन दी गई हुई हैं और दोनों डॉक्यूमेंटेड है, सो यहाँ पे दोनों यूज़ करोगे। अब यहाँ पे कोडिंग इंजरी और फ्रैक्चर का कैसे शुरू होगा, प्रोसीजर की चीज़ें शुरू हो गई। सो यहाँ पे जो इसेंशियल चीज़ें जो आपको जानना है, देखना है, पता करो कि बोन एक्सपोज हुई है कि नहीं हुई है। अगर हुई है तो
हो गया आपका ओपन, अगर बोन एक्सपोज नहीं हुई है तो हो गया आपका क्लोज। एक्सरे इसीलिए देखा जाता है, ठीक है। जो बाहर से दिख रहा है तब तो पता चल ही गया भाई, हड्डी से बाहर आ गया, हड्डी बाहर, और मान लो दर्द हो रहा है तो फिर एक्सरे से पता लगाएंगे किस तरह का हमारा जो है फ्रैक्चर हुआ है। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट जो फ्रैक्चर का होता है वो दो तरीके से होता है, क्लोज ट्रीटमेंट या ओपन। तो क्लोज में क्या करते हैं हम कि दिस में, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है बट ऐसे ही दो तरह की चीज़ें होती हैं, ओके, कि यहाँ पे क्लोज फ्रैक्चर में ओपन सर्जरी इन्वॉल्व हो सकती है या ओपन फ्रैक्चर में ये भी हो सकती है, वो तो आपको कोड देखना है। अब देखो जो फ्रैक्चर के टाइप हैं, समटाइम्स ऐसे लिखा रहेगा या आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब आईसीडी सीपीटी में आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ करके फिर जाना है कि वहाँ पे हमारा जो है किस तरह का फ्रैक्चर है। तो कम्यूनिटेड, सो कम्यूनिटेड का मतलब हड्डी क्रस्ट हो गई। इम्पैक्टेड, बोन ड्रिवन इनटू अंदर, दूसरे में ये घुस गई, दूसरे में जो है हड्डी पेनिट्रेट कर गई। सिंपल मतलब कि सिंगल ब्रेक है। ग्रीन स्टिक का मतलब है पार्शियल, पूरी तरीके से नहीं टूटी है, बच्चों में कॉमन होता। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब हुआ बीमारी की वजह से, जैसे कि हड्डी कमज़ोर हो गई तब टूट गई। कंप्रेशन का मतलब कि बोन कोलैप्स हो गई, जैसे कि जो दो स्पाइनल बोन थी वहाँ पर कैल्शियम की कमी थी और वो कोलैप्स कर गई। टॉरस का मतलब बोन बल्कि बोन चिल्ड्रन में होती है। सो इसका मतलब यू हैव टू सी मेडिकल रिकॉर्ड डिटेल में। कॉमन एपिनॉम्स जो ये मैं बोल रहा हूँ इसको आप चेक करोगे। अब जैसे हमारा ओपन फ्रैक्चर है, इसका जो एक तरीके से गस्टलो क्लासिफिकेशन ये बोलता है कि 7th कैरेक्टर रिक्वायर्ड होता है ABC। आईसीडी में आप लोग को ये चीज़ पता है, ठीक है। सो ये चीज़ जैसे सॉफ्ट टिश्यू डैमेज, वुड कंटामिनेशन, स्केलेटन इन्वॉल्वमेंट। अब ये जो इंजरी हुई है किसकी वजह से हुई है, एक्सटर्नल कॉज। कोड ही गाइडलाइन करती है कि कभी भी ये वाले कोड फर्स्ट लिस्टेड नहीं जाएंगे, पहले इसे नहीं कोड करोगे। मतलब कि क्या कारण था जिससे इंजरी हुई है, क्या हुआ था जिसकी वजह से हुई है, कहाँ हुआ था, क्या कर रहा था, और वहाँ पे स्टेटस क्या है। ये चीज़ें इंश्योरेंस क्लेम में बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं, हम जैसे रोटेटर कफ इंजरी इन स्पोर्ट, अब ये यहाँ पे 4 मसल इन्वॉल्व होती हैं। अब ये सारा खेल आपका मसल्स का है। ये कॉमन इशू से टेंडन टीयर हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट अब आर्थोस्कोपी से होता है, ओपन सर्जरी से होता है, फिजिकल थेरेपी से होता है या स्टेरॉइड के इंजेक्शन से होता है। तो यहाँ पे कोड करते हैं इंजरी की टाइप से, स्प्रेन है, टीयर है, क्या है। पेडियाट्रिक का कंसर्न यहाँ पे जैसे पार्शियल डिसलोकेशन ऑफ रेडिकल हेड हुआ है, सडन पुलिंग अप, जैसे बच्चे का जो लोग हाथ उतना ही खींच देते हैं उसकी वजह से, तो हम यहाँ पे नर्समेड एल्बो देखेंगे। अब यहाँ पे आपको हमेशा वेरीफाई करना है लैटरलिटी क्या है, लेफ्ट है, राइट है, बैक लैटरल है। एनकाउंटर का टाइप इनिशियल है, सब्सिक्वेंट है या सिक्वेला है। ट्रॉमा मतलब सीधे सीधे वो चीज़ इंजरी इन्वॉल्व है या फिर बीमारी की वजह से हुआ है। अब यहाँ पे जो सीपीटी के कोड है उसको हम चेक कर लेते हैं। अब जैसे कि वुड एक्सप्लोरेशन आपका हो गया, घाव दिख रहा है, जैसे कि किसी को गोली लग गई या फिर किसी इंजरी में पेशेंट को जो है कोई चीज़ पेनिट्रेट कर दी गई है। तो चेक करो किस एनाटॉमिकल साइट पे है। यहाँ पे वुंड एक्सप्लोरेशन कितना है, एनलार्जमेंट कितना है, यहाँ पे डिब्राइडमेंट की सर्विस हुई है, कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग हुई है, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, या इनमें से क्या चीज़ हुई है, और इन सभी का अलग अलग कोड आता है। अगर मसल और बोन पे बायोप्सी की जा रही है या एक्सीजन किया जा रहा है तो चेक करो टिश्यू का डेप्थ क्या है, सुपरफिशियल है, डीप है, या नीडल परक्यूटेनियस। सुपरफिशियल का मतलब नियर सरफेस, डीप का मतलब एल्बोफेसिया तक,
नेडल परक्यूटेनियस का मतलब कहाँ तक जा रहा है। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन आती है, बायोप्सी, और एक आता है आपका बायोप्सी के साथ ये आप देखोगे कि हम जब मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो अब बस इसको याद रखना बायोप्सी, ठीक है। तो बायोप्सी किस चीज़ का सैंपल ले रहे हैं और एक्सीजन में क्या रिमूव कर रहे हैं। अब जो आप भी बोल रहे थे कि जॉइंट पे जो इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे कुछ इंजेक्शन देने पड़ते हैं या फिर शरीर में कुछ फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस हो जाती है, जैसे कि कांटा चुभ जाना या फिर कोई पार्ट शरीर में वो अगर पेनिट्रेट करके चला जाता है तो उसे हम फॉरेन बॉडी बोलते हैं। तो अगर हमारा जो इंजेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हुई तो चेक करो, टेंडन पे हुआ है, मसल पे हुआ है, जॉइंट पे हुआ है, तो यहाँ पे जो कोड जाता है, अगर 1 से 2 मसल इन्वॉल्व है तो ये कोड, 3 से ज़्यादा मसल इन्वॉल्व है तो ये कोड। ये नंबर ऑफ मसल पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि हमने इंजेक्शन के बेसिस पे कर दिया। तो याद रखना, क्वेश्चन को फंसाने के लिए दे देगा, मान लो कि 5 मसल इन्वॉल्व हैं, सो यू विल कोड दिस। अब 5 मसल के लिए 5 इंजेक्शन, उससे मतलब नहीं है, आपकी मसल इम्पॉर्टेंट होती है। आर्थोसेंथेसिस कोड जाता है जहाँ पे एस्पिरेशन करते हैं या इंजेक्शन देते हैं। अब ये भी चीज़ आपकी जॉइंट के साइज़ पे जाती है, किस पे है, स्मॉल पे, इंटरमीडिएट, मेजर पे है। अब जब भी हम आर्थोसिंथेसिस कर रहे हैं तो वहाँ पे चेक करना होता अल्ट्रासाउंड गाइडेंस यूज हुआ कि नहीं हुआ है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक टिप्स है, एक कोड पर जॉइंट सेशन में जाता है, 1 कोड पर जॉइंट पर सेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो SAPCS के कोड होते हैं वो सप्लाई के रूप में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रग की चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं तो आपको यहाँ पे अलग से देना पड़ सकता है, तो इसके भी कोड आ सकते हैं। अब जैसे लेफ्ट नी है, एस्पिरेशन है तो उसका कोड ये है, राइट नी का इंजेक्शन है तो ये कोड है, और यहाँ पे ये है आपका एक तरीके से इंजेक्शन, ठीक है। अब फॉरेन बॉडी का रिमूवल किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है शरीर में कट चीरा लगा करके हम निकालेंगे। तो यहाँ गाइडलाइन कहती है कि आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू है या फिर डीप सॉफ्ट टिश्यू है। अब एक्सटर्नल फिक्सेशन, अब मतलब कोई हड्डी टूट गई है, अब हम उसे फिक्स कर रहे हैं, तो ये कह रहा बाहरी फिक्सेशन, अभी जो मैंने आपको समझाया था कि जहाँ पे हम फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। जैसे हड्डी जबड़े की टूट गई या फिर हमारी चिक बोन टूट गई, तो इसको जो हम बाहर से सपोर्ट दे करके, तो ये कह रहा है कि जो कोड होता है यूनिप्लेन या मल्टीप्लेन, एक डायरेक्शन में या मल्टीपल डायरेक्शन में। रिप्लांटेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट ऑर्गन को ही निकाल दिया गया या फिर पार्शियल। सो कहने का मतलब है कि जैसे कि हमारा जो पाँव है, पाँव के एक पाँव में, पाँव के समझो कि राइट या लेफ्ट किसी भी लेटरलिटी में एक हमने बोन को निकाला, या फिर समझो कि एक हमने मेटाटार्सल्स को निकाला, या फिर पूरा का पूरा हमने जो है लेग ही कंप्लीट कर दिया, तो आप चेक करोगे पार्शियल या कंप्लीट है। यहाँ पे अगर मान लो चोट लग गई, इंजरी हो गई, स्किन पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, तो वहाँ पे ग्राफ्ट किस तरह का है, क्या उसी पेशेंट से हम स्किन ले रहे हैं तो ऑटोग्राफ्ट, दूसरे से ले रहे हैं तो एलोग्राफ्ट। अब ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद बोन ग्राफ्ट का कोड भी जाएगा। डोंट कोड ग्राफ्ट सेपरेटली इफ़ इंक्लूड इन द प्राइमरी प्रोसीजर, कह रहा है कि यहाँ पे ग्राफ्ट को सेपरेटली कोड मत करो, हो सकता है कि जो मेन प्रोसीजर प्राइमरी चल रहा उसी में इंक्लूड हो, तो आपको पैरेंथेसिस चेक करना पड़ेगा। फ्रैक्चर डिसलोकेशन में मैंने आपको समझाया ट्रीटमेंट का, या तो क्लोज होगा, या तो ओपन होगा, या तो परक्यूटेनियस होगा, या तो मैनिपुलेशन। क्लोज का मतलब यहाँ पे ओपन सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्या है कि सर्जिकल एक्सपोजर हो चुका है। परक्यूटेनियस में स्किन या मिनिमल इन्वेजन, थोड़ा सा कट चीरा लगा करके हम
परक्यूटेनियस फिक्सेशन करेंगे। मैनिपुलेशन का मतलब कि ठीक है, हड्डियों को हमने जोड़ दिया बिना किसी जो है सर्जिकल के। अब यहाँ पे जो टर्म है विद मैनिपुलेशन, विदाउट मैनिपुलेशन, विद इंटरनल फिक्सेशन, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और ये भी चीज़ आपको देखना पड़ेगा ये रिडक्शन हो रहा है या फिक्सेशन हो रहा है। अगर हेड फेस से रिलेटेड कोई प्रोसीजर हो रहा है तो TMJ जॉइंट होता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्क हो जाती है। अब पता करो कि किस तरह का वहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है। ऑर्थोक्टॉमी हुआ है तो ये, रिकॉन्स्ट्रक्शन हुआ है तो ये, और अगर ये जो जॉइंट है यही डिसलोकेट हो गया है तो ये टूट जाएगा। और अगर मैंडिबुलर रामी है, जॉ बोन जिसको बोलते हैं, रिकॉन्स्ट्रक्शन हुआ है या ऑर्थोजेनिक रिपेयर हुआ है। सो यहाँ पे बोन ग्राफ्ट इसमें इंक्लूड होता है। स्पाइनल पे कोई अगर प्रोसीजर परफॉर्म हुआ तो एनाटॉमी पढ़ो, सेगमेंट कहाँ का वर्टिब्री है या फिर इंटर स्पेस के बीच में है, इसका मतलब हुआ कि डिस्क एरिया बिटवीन वर्टिब्री। यहाँ पे अगर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज करके हम इंसर्ट्स कर रहे हैं या फिर मतलब जैसे कि हमने स्पाइन में प्लेट लगाया, अब फिर से इंसर्ट कर रहे हैं प्लेट को या फिर रिमूव कर रहे हैं, तो कह रहा डोंट मिक्स री इंसर्शन विद इंसर्शन। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखना। जब दो से ज़्यादा सर्जन इन्वॉल्व होते हैं, 2 सर्जन सॉरी, तो आपका जो होता है सेम सेशन में, सो वो होते हैं आपके 62। और अगर यहाँ पे दोनों चीज़ आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं सो मॉडिफायर भी लगाओ 62। कह रहा व्हेन 2 प्राइमरी सर्जन ऑपरेट ऑन सेम स्पाइनल प्रोसीजर, इस कंडीशन में भी लगेगा या फिर दोनों सेम प्रोसीजर कर रहे हैं तब भी लगाओ। आर्थोस्कोपी का मतलब क्या हो गया, डायग्नोस्टिक आर्थोस्कोपी, ये चीज़ हमेशा इंक्लूड करती है सर्जिकल स्कोप प्रोसीजर को। ये मैंने कल समझाया था। मतलब कि यहाँ सर इसका एग्जांपल दीजिए, मॉडिफायर 62 का एग्जांपल। मॉडिफाइड 62 का, जब 2 सर्जन इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रोसीजर सर्जरी को करने के लिए, जैसे कि मान लो यहीं पे मैं बात कर रहा था, स्पाइन की सर्जरी हुई, ये वाला, ठीक है, एनाटॉमी आप यहाँ पे उठा लो, कोई भी ले लो जो है, यहाँ हम आ गए जो है ये थोरेसिक का, एक ने किया, एक ने सैक्रम का कर दिया, तो ये वाला 2 अलग अलग प्रोसीजर हो गए, तो इनको 2 अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो हो गया ना 62। 2 प्राइमरी सर्जन इन्वॉल्व हैं आपके स्पाइनल, हाँ ठीक है, स्पाइनल प्रोसीजर को करने के लिए। बट यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो मॉडिफायर भी एक ही बार आएगा ना, मतलब ठीक है, दो बार सेम प्रोसीजर वाली बातें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब आर्थोस्कोपी जहाँ पे कि बीमारी को पता लगा रहे हैं, पता चल गया कि फ्लूइड निकाल रहे हैं या फिर हम चेक कर रहे हैं, पता चल गया कि वहाँ पे वो तो डैमेज है, तुरंत हमने जो है सर्जरी कर दिया, तो कह रहा है यही चीज़ ये इंक्लूड करता है सर्जरी वाली चीज़ों को। अब यहाँ पे जो है कार्टिलेज की ग्राफ्टिंग, अब कार्टिलेज की ग्राफ्टिंग कैसे है, ओपन है, आर्थोस्कोपिक है या हार्वेस्टिंग है। आर्थोडेसिस जहाँ पे फ्यूज़न हो रहा है, बोन का फ्यूज़न, ये स्पाइनल जॉइंट दोनों लेवल पे हो सकता है। अब इसको जो फिक्स करते हैं, पिन से करते हैं, प्लेट से करते हैं, स्क्रू से करते हैं, रॉड से, इसके बाद इंसान आयरन मैन बन जाता है, उसके शरीर में लोहा चला गया। तो ये चीज़ डिपेंडेंट होती है आपकी अप्रोच पे, एंटीरियर पोस्टीरियर, इसका रीजन सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब ये हो गया जॉइंट का एम्पुटेशन कर दिया, लोकेशन चेक करो कहाँ की है, एंकल, हिप, नी, वेस्ट, शोल्डर की है तो ये है इनिशियल और सेकेंडरी ये है। अगर नी के कंपार्टमेंट को देखा जाए तो 3 कंपार्टमेंट होता है, बहुत ध्यान से याद रखना, ये आपके क्वेश्चन में दिमाग ख़राब कर देगा। नी कंपार्टमेंट के क्वेश्चन मीडियल, लैटरल एंड पैटेलोफेमोरल कहाँ पे परफॉर्म हुआ ये आप देखना। शोल्डर से रिलेटेड अगर कोई प्रोसीजर परफॉर्म होगा तो चेक करना ये 3 लोकेशन, ठीक है। अब मिक्स मत कर देना, यहाँ पे जो तीनों लोकेशन दी हुई है
ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट पे, या एक्रोमिनो क्लैविकुलर जॉइंट है, या फिर सब एक्रोमियल बर्सल स्पेस है। यहाँ पे ईच कोड सेपरेटली, यहाँ पे मिक्स मत कर देना, ये तीनों अलग अलग है। आर्टिकुलर वर्सेस नॉन आर्टिकुलर फ्रैक्चर को अभी मैंने समझाया था। ये आउटसाइड जॉइंट है और ये इनटू जॉइंट है। अब ऑर्थोपेडिक सर्जरी जब आप करोगे तो मॉडिफायर कौन कौन से यूज़ होंगे, जहाँ पे पहले चेक करना लोकेशन, प्रोसीजर का डिटेल, सर्जिकल रोल, और यहाँ पे क्या चीज़ है। जैसे कि अब देखो यहाँ पे ये बातें जो आप लोग बार बार पूछते हो ना, अब देखो मॉडिफायर कैसे यूज़ होगा। जैसे कि आपका हो गया 50 का मतलब बायलेटरल, कहने का मतलब है कि यहाँ पे या तो आरटी खुद दिया रहेगा या एलटी, या फिर इन दोनों का कंबाइंड चीज़ है तो उसे बायलेटरल बोलते हैं। जब पूरा का पूरा सर्जिकल केयर, यहाँ पे यूज्ड व्हेन ओनली परफॉर्मिंग द सर्जिकल पार्ट ऑफ ग्लोबल सर्विस, जब सर्जिकल केयर होता है, ठीक है, केवल केयर हो रहा है, ठीक है, ये नहीं कि सर्जरी हो रही है, परफॉर्मिंग सर्जिकल पार्ट ऑफ ग्लोबल सर्विस। यहाँ पे हम डिसीजन ले लिए, ईएनएम में आया, हड्डी में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने कहा कि कल तुम अपना जो है तुम्हारा ये फ्रैक्चर हो गया है, आओ तुम्हें कास्टिंग लगवा देते हैं, 57 चला जाता है। स्टेज या रिलेटेड प्रोसीजर मैंने आपको समझाया था, जहाँ पे प्लान फॉलोअप होता है प्रोसीजर का। जैसे कि यहाँ पे पेशेंट का, आज मान लो कि पेशेंट को जो ये वाली बोन है, ठीक है, T5 से लेके T6 में जो है, T5 T6 T7 में जो है कंप्रेशन हो गया है। तो आज हमने एक चीज़ किया, फिर कल को दूसरा चीज़ करेंगे, तो ये उसी से ही रिलेटेड हो गया आपका, ठीक है, जहाँ पे पता रहता है कि प्लान को लेकर के मतलब प्लान चीज़ें आ रही है। यहाँ पर डिस्टिंक्ट प्रोसीजरल सर्विसेज, जैसे कि यहाँ पे 2 सेपरेट सर्विस होती है, जैसे कि एक फुट का लेसरेशन कर दिया और रिस्ट का फ्रैक्चर, तो ये दोनों एनाटॉमिकल लोकेशन अलग अलग हैं, बट दोनों किससे रिलेटेड है, उसी जो है एक तरीके से एक ये जो है यहाँ पे फ्रैक्चर या फिर जो है पेशेंट के जो है इंजरी से रिलेटेड है। 2 सर्जन इन्वॉल्व हो गए, बट यहाँ पे दोनों मिलके एक ही सीपीटी पे काम कर रहे हैं, यहाँ पूरा का पूरा सर्जन इन्वॉल्व हो गए, बड़ी सर्जरी जो होती है। यहाँ पे 78 में रिटर्न हो रहा है अनप्लान, जो भी कोई एक सर्जिकल मान लो प्रोसीजर परफॉर्म हो गए, पोस्ट ऑपरेटिव फेज में आ गया, यहाँ पे कोई असिस्टेंट सर्जन है तो यहाँ पे ये वाला मॉडिफायर, ठीक है, लग जाएगा। अब हमेशा चेक करो साइट एंड डिजिट, मतलब कि मेल है फीमेल है, लेफ्ट है राइट है, और जो हमारे हाथों के या पाँव के उंगलियों के मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम अपर लिम्ब का मतलब ऊपरी हिस्सा, हैंड और फिंगर के मॉडिफायर की बात करें तो फिर LT लेफ्ट, RT राइट, FA मतलब हो गया। हमेशा देखो मॉडिफायर शुरू होता है लेफ़्ट साइड से, याद रखना, कभी आपको नहीं समझ में आए तो लेफ़्ट से काउंट करना, ठीक है, और छोटी वाली उंगली से, ठीक है। FA का मतलब सीधे हो गया लेफ्ट हैंड। अब देखो, अब ये आपका F1 से F4 तक, फिर ये चीज़ जो है लेफ्ट हैंड से यहाँ तक ये जाएगी, और ये वाला कोड आप देखो, जैसे F1 से लेके F9, देखो ये शुरू हुआ लेफ्ट हैंड, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, राइट हैंड पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। लोअर लिम्ब में यही चीज़, लेफ्ट फुट ग्रेटो हमेशा मतलब अंगूठा, हमेशा याद रखना कि जब भी ये मॉडिफायर जाएगा तो ये ग्रेट टो होता है, इसके अलावा बाकी जितने हो जाएंगे लेसर टो हो जाएंगे अंगूठे के अलावा। T1 से T4 लेफ्ट से जाएगा, ठीक है, पहले लेफ्ट फुट, फिर दूसरा से लेकर के 5वें तक। अब यहाँ पे ये आपका हो गया राइट फुट, T5 ग्रेट टो, फिर T6 से लेकर के यहाँ तक। अब यहाँ पे आपको हमेशा चेक करना है मॉडिफायर को
59 को बहुत ध्यान से लगाना कि यहाँ पे 2 सेपरेट सर्विसेज होती हैं ऑन द सेम डे, ठीक है। और RT, LT, FA, T9 इन चीज़ों को चेक करना कि एनाटॉमिकल लोकेशन पे ये चीज़ें हो रही हैं। सो लाइक द वे वी हैव completed whole दिस मस्कुलोस्केलेटन की सर्जरी की चीज़ें, ठीक है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा हाँ कॉमन चीज़ें हैं, फिर से हम दोबारा देख लेते हैं। जहाँ पे जैसे कि आपको सीधे सीधे बोलेगा डिसलोकेशन, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अब ये चीज़ याद रखना, माल यूनियन नॉन यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मॉल यूनियन एंड नॉन यूनियन? बताओ, जल्दी बताओ। हड्डी टूटी, हड्डी को हमने जोड़ दिया, हड्डी टूटी, हड्डी गलत हाँ हड्डी को गलत जोड़ दिया, ठीक है। ठीक है, तो दोनों का एक एक एग्जांपल दो मुझे। सर वो सर मेरी बहन का हाथ टूटा था, उसका हड्डी टेढ़ा हो गया था सर। वो ठीक है, पूरा सेम सेम, हाँ मतलब सेम में लेवल पे नहीं जुड़ पाया था। ठीक है, सेम लेवल। तो वो माल माल यूनियन था या फिर नॉन यूनियन था? यूनियन था सर। तो देखो, जब हमने सही काम किया बट जुड़ा नहीं तो नॉन यूनियन हो गया। हमेशा माल फंक्शन का मतलब होता है उसमें कोई चीज़ें खराबी, हमेशा माल फंक्शन जैसे होता है ना, तो जब समझो कि गलत ही जोड़ दिया तो हो गया आपका माल यूनियन। जो आपका ओपन वुंड होगा चेक करना, उसमें लेसरेशन है, पंक्चर वुंड है, कट है, एनिमल बाइंड है, एवल्जन है, ट्रोमेटिक एम्पुटेशन है। तो ओपन वुंड में ये सारी चीज़ आ जाएंगी और ये सारे अलग अलग प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं। अगर सुपरफिशियल इंजरी हो रही है तो कंट्यूशन होगा, ब्लिस्टर होगा, अब्रेशन होगा, सुपरफिशियल फॉरेन बॉडी होगा या इंसेक्ट बाइट होगा। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कंट्यूशन का मतलब क्या होता है, अब्रेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू अंडरस्टैंड भाई, बताओ। कंट्यूशन का मतलब सर खून बाहर आ गया सर ब्लड वेसल से। हाँ, और अब्रेशन का मतलब तो हल्का छील जैसा गया है। हाँ स्किन जो है वहाँ पे छिल गई है, ठीक है। एक में जो वो काला काला पड़ जाता है। देखो, जब ब्लड वेसल इन्वॉल्व हो गई, ठीक है, और ब्लड वेसल बाहर आ गई तो फिर कंट्यूशन हो गया और केवल वहाँ पे स्किन रब हुई। अब ज़रूरी नहीं है, हमारे ऑर्गन सिस्टम में स्किन जो है हेड से लेकर टो तक की कहीं की भी हो सकती है। मान लो सेम इंटेंसिटी, मतलब एक चोट लगी है, ठीक है, अब वो हाथ में लगी है तो हाथ की स्किन, और एक हो गया हमारी चिक की, और एक हो गया हमारा जो है एब्डोमेन की। तो हर जगह की अपनी स्किन का तो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसलिए ये जानना ज़रूरी होता है। अब नॉट कोडेड व्हेन एसोसिएटेड विथ मोर सीवियर इंजरी, मतलब कि जब सर हाँ जो चोट लगती है ना, उसमें कहीं छिलता नहीं है, लेकिन उस वहां पे खून मतलब नीला पड़ जाता है, खून वहां पे जमा हो जाता है, तो वो क्या होगा, कंट्यूशन होगा या एब्रेशन होगा? नीला पड़ गया तो इसका मतलब कलेक्शन ऑफ ब्लड हो गया ना, ठीक है। तो कंट्यूशन। हाँ, अब उसके बाद ठीक ये है। जो कॉमन प्रोसीजर है चेक करना, एक्सीजन है, इंसीजन एक्सीजन या रिमूवल हो रहा है, रिपेयर, रिवीजन, रिकंस्ट्रक्शन, फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है या एम्पुटेशन है या आर्थोडेसिस है, ठीक है। अब आईसीडी में हमेशा चेक करना, क्रोनिक है, रिकरेंट है, जॉइंट है, बोन है, एक्यूट है, एक्टिव है, ठीक है। और फिर हमेशा मस्कुलोस्केलेटन में कोड को पिक करते समय साइट और लैटरलिटी को देखना। साइट लैटरलिटी का मतलब क्या हुआ? साइट का मतलब हुआ कि हमारी एनाटॉमी क्या है, हैंड है, लेग है, रिब है,
लैटरलिटी का मतलब लेफ्ट है, राइट है, ठीक है। इसके साथ क्या कोई बोन जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है? ओके, लाइक द सेम थिंग आपको सेवेंथ कैरेक्टर पे ध्यान देना होगा। क्या ये इनिशियल एनकाउंटर है? अभी इसका एक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है। अब इसके बाद आ रहा है पेशेंट आपका सब्सिक्वेंट। पेशेंट की कंडीशन ठीक हो गई, बट उसके बाद वो समझो कि लेकर के आ रहा है अपने लेट इफेक्ट को, सो दैट इज सिक्वेला। और अगर आपके सेवन्थ कैरेक्टर में कहीं एक्स दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है प्लेस होल्डर। तो सेवन्थ कैरेक्टर में और भी आ जाती हैं चीज़ें जो आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि ए आपका हो गया इनिशियल के लिए। अब सब्सिक्वेंट जो मैंने आपको डी बोला, ये यस तक भी जाते हैं और जे से एन भी जाते हैं, पी क्यू आर एस भी जाते हैं, ठीक है। ये जब आप आईसीटी के कोड चेक करोगे तब पता चलेगा अब ये ओपन फ्रैक्चर है या क्लोज फ्रैक्चर है। सर ये वाला बता दीजिए सर, एक्स वाला क्या था? एक्स का मतलब प्लेस होल्डर, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। जैसे 7 डिजिट के कोड होते हैं ना इंजरी में, ठीक है, तो बीच में कोई अगर एक्स के नाम से कोड आ रहा है तो उसका मतलब होता है प्लेस होल्डर। तो ये इसका मतलब क्या हुआ सर? बट नॉट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग। 7 कैरेक्टर चाहिए लेकिन 6 ही कैरेक्टर हो रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, करने का मतलब 7 कैरेक्टर तक जाता है। अब वहाँ पे अगर एक्स दे दिया तो कहने का मतलब ये जो एक्स वाला है उसका तो कोई फिक्स है नहीं, तो एक तरीके से ये फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए होता है। अभी मैं आपको कोड दिखाऊंगा, ठीक है। प्लेस ओके होल्डर सर, समझो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए होता है। अब ठीक है। ये चीज़ इनिशियल देखो, सब्सिक्वेंट देखो, तो ये तो पहले ये कॉमन चीज़ है, ये याद रखना, ए डी एस। अब उसमें इनिशियल और सब्सिक्वेंट में भी ये जाता है। अब अलग अलग कंडीशन में ये आप चेक करोगे जब भी क्वेश्चन कोई आएगा। ओपन फ्रैक्चर है तो आपके ये वाले 7, ये सारी बात हो रही है 7th कैरेक्टर का, और क्लोज फ्रैक्चर में ये जाएगा। अब जो अभी मैं आपको बोल रहा था कि जो यूनियन, माल यूनियन, नॉन यूनियन, तो ये जो है आपकी के से एन तक का नॉन यूनियन का, माल यूनियन का पी से आर तक का है। अगर यहाँ पे रूटीन हीलिंग हो रही है, मतलब कि धीरे धीरे चलो हो रहा है, या फिर अब तो यार मान लो पेशेंट को हड्डी टूटी, बट पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस भी था और ऑस्टियोपोरोसिस के साथ डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। अब उसकी वो हील ही नहीं हो रही है तो डिलेड हीलिंग हो गई, ठीक है। तो कह रहा अगर प्राइमरी इंजरी कॉज नर्व ब्लड वेसल डैमेज या फिर प्राइमरी इंजरी फ्रैक्चर है। देखो दो बातें हैं, इफ प्राइमरी इंजरी कॉज नर्व या ब्लड वेसल डैमेज कर दिया, सो प्राइमरी इंजरी आपकी फ्रैक्चर को सीक्वेंस फर्स्ट करेंगे, फिर फॉलोड बाय ब्लड वेसल के डैमेज कोड को करेंगे। कहने के मतलब इंजरी की वजह से ब्लड वेसल ये सब डैमेज हो गया है, तो पहले फ्रैक्चर को हम पहले करेंगे फिर इसको सेकेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डैमेज हुआ है बट यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। अगर मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है तो चेक करो सीवियरिटी किसकी ज़्यादा है, जो ज़्यादा सीवियर है वो फर्स्ट आएगा। मतलब कि हड्डी टूटी, एक में क्लोज है एक में ओपन है, तो ओपन फ्रैक्चर इज़ मोर सीवियर, और उसके साथ मैनिपुलेशन भी किया, रिडक्शन भी किया है, प्लेट भी लगाया हुआ है। अब कह रहा है एडमिशन इज़ ड्यू टू इंजरी विद सेवरल इंजरी, द मोस्ट सीवियर इंजरी जो कि प्रोवाइडर डॉक्यूमेंट में लिखेगा जिस पे वो ट्रीटमेंट करने जा रहा है, उस प्रिंसिपल डीएक्स बनाओगे। आईसीटी सीपीटी के लिए दोनों के लिए है। अगर यहाँ पे मल्टीपल इंजरीज हैं तो ईच इंजरी शुड बी कोडेड रिपोर्टेड सेपरेटली, जब तक कि ये ना बोला जाए कि इसका कॉम्बिनेशन कोड कोई है। अगर फ्रैक्चर इंडिकेट नहीं है डिस्प्लेस या नॉन डिस्प्लेस, तो ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, देखो डिस्प्लेस्ड नॉन डिस्प्लेस्ड नहीं दिया हुआ डॉक्यूमेंट में फ्रैक्चर के रूप में, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करोगे, डिस्प्लेड, ठीक है।
और फ्रैक्चर अगर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है, ओपन है या क्लोज है, तो क्या करोगे बाय डिफ़ॉल्ट? क्लोज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कहने का मतलब क्लोज ट्रीटमेंट में इंसिजन नहीं लगाते हैं, विजुलाइज नहीं करते हैं, मैनिपुलेशन या विदाउट ट्रैक्शन से ठीक कर देते हैं। ओपन में तो सर्जिकल इंसिजन किया ही जाता है, परक्यूटेनियस पे स्किन पे हल्का सा फिक्स करते हैं या फिर बोन तक जाते हैं, ठीक है, फिर एक्सरे से वेरीफाई कर लेते हैं। अब फिक्सेशन की जो डिवाइसेस मैंने बताई थी, स्क्रू, रॉड, प्लेट, आयरन मैन। इंटरनल फिक्सेशन जैसे दांत होता है ना, दांत को फिक्स कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है बाहरी उसके लेयर पे जो है एक लगा देते हैं टूथनिंग के लिए। अब यहाँ पे जो ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे हाथ पांव को लटका दिया गया, ठीक है, या कपड़े की तरह टांग दिया गया। कोई और प्रॉब्लम, कोई और समस्या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में? अब आप इसके क्वेश्चन को करोगे, ठीक है, गॉट इट? यस सर। तो 1 घंटे Yes, sir. में हमने जो है किसको ख़त्म किया? इंजरी को, मस्कुलोस्केलेटन को। थोड़ा सा ब्रेक लेकर के आज मस्कुलो इंटोगमेंट्री भी ख़त्म कर दें क्या? ये समझो फिर पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्या बोलते हो? नहीं सर, नहीं सर, प्लीज सर। सर इसके क्वेश्चंस कर लेंगे थोड़ा सा टाइम कि सर ठीक, आज संडे भी है। ठीक है, चलो चलो चलो, हो गया, कोई बात नहीं। सर इसके क्वेश्चंस ठीक। आपने दिए हुए हैं? क्वेश्चन बिल्कुल दिए पड़े हुए हैं। सर वो 250 वाली वाले तो हमने शायद कर लिए यार, नहीं किए। मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन देखो। एच वाला कहाँ गया? ये रहा। घर वालों से भी नहीं मिल पाई सर, तुरंत ही आगे बैठ गई थी हाँ सर, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन कर। हाँ, ये सर घर देखो। वालों से भी नहीं मिली उस। ओहो हो, वाह, ठीक है ठीक है, ये देखो 2000 सीरीज के 17 क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है सर, ये वाले निपटा लेंगे। हाँ ये वाले कर लेंगे सर। हाँ सर 250 वाले हमने किए हैं, उसमें एक दो दिक्कत है वो मैं पूछ लूंगी सर आपसे, आप बता देना जब आप फ्री हो। कौन वाला? सर 250 क्वेश्चन सेट वाला नहीं है जो, हाँ जहाँ हाँ से भी हाँ, आपने क्वेश्चन कराए अच्छा थे, अच्छा, वो करना वो शुरू हमने कर सर दिया। सॉल्व कर लिए। हाँ सर उसमें हमने सॉल्व किए थे ऐसी मतलब, हाँ, तो उसमें सर दो में दिक्कत आ रही है, अगर वो जैसे आपने भी गाइडलाइंस पढ़ाई उसके बाद अगर वो रिजॉल्व होते हैं तो ठीक है, वरना आपसे एक बार वो भी पूछ लेंगे। राइट। सो नाउ यू पीपल आर गेटिंग ना अप्रोच, कहीं न कहीं जो आप लोग नहीं आंसर निकाल पा रहे हो उसका जवाब छिपा हुआ है गाइडलाइन में, है ना? जो तो ऊपर थ्योरी दी हुई है छोटी छोटी हाँ, पैराग्राफ। तो देखो अब इन वाले सीरीज में आज हमने ये पढ़ा दिया, केवल 10,000 सीरीज बची हुई है, ये ख़त्म हो गया। ENM बचा हुआ है। एनेस्थीसिया मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया है। ये बचा, ये बचा, ये बचा। ANM और रेडियोलॉजी ख़त्म, लैब पैथ ख़त्म, मेडिसिन ख़त्म। जी हाँ, हेलो। सर ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी कहीं से भी आ जाती है सर, ये तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो अब इसको मैं पढ़ाऊँगा? नहीं, मैं कह रही हूँ कहीं से भी आ जाती है। हाँ, मेडिकल टर्म्स कहीं से आ जाएंगे, बट देखो इसमें ख़ास चीज़ याद रखना, जो आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को चाहे CPT हो गया, चाहे चाहे ICD के हो गए, इनको लीड करते समय आपके अल्फ़ाबेटिक और टैबुलर लिस्ट में जो एनाटॉमी थोड़ा सा समझो कि गाइडलाइन बेस है, वो वाले एनाटॉमिकल या मेडिकल टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हो? बियॉन्ड नहीं, ये जो करते जा रहे हो ना इससे रिलेटेड है। जैसे मैं ये अब ये वाला सीरीज़ ले लो, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ये हिस्टेरेक्टोमी की बात हो रही है, तो अब क्या होता है हिस्ट्रस, क्या होता है यूट्रस, क्या होता है सर्विक्स, है ना? तो ये क्यों ज़रूरी हो गया इस एनाटॉमी के क्वेश्चन को पूछना, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड करोगे कि यहाँ पर हम जो कोड लगा रहे हैं वो एनाटॉमिकल बेस है। हर किसी में तो एनाटॉम, इसलिए देखो मेडिकल टर्मिनोलॉजी और एनाटॉमी, जैसे देखो अब जो कॉमन क्वेश्चन आए हुए हैं, क्यों पूछ रहा है? क्योंकि इन्हीं में ही आपके क्या होंगे, प्रोसीजर परफॉर्म होंगे।
अब ये अपेंडिकुलर अभी मैंने जो आपको क्यों रखा, क्यों, क्योंकि देखना इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके रेडियोलॉजी में देखना। अभी एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, लंग कैंसर, थायराइड, ये नहीं, ये एब्स्ट्रेशन ट्रांसलेशनल नहीं, ये मैमोग्राम कंप्यूटर, ये नहीं, हाँ देखो ये देखो नहीं, ये भी नहीं, मैग्नेटिक रेजोनेंस, ब्रेन एक्टिविटी, कंट्रास्ट, ये भी नहीं, कॉमन्स, ये भी नहीं। हाँ अब जैसे ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस वन, इस क्वेश्चन का जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे या फिर आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये वहीं पे लेकर के जाएगा, हाँ, जहाँ पे जो एक्सियल और अपेंडिकुलर की बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये सब ज़रूरी होता है, देखो हर चीज़ एक दूसरे से भाई इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। डन, क्वेश्चन करते जाओ आप, सब एक दूसरे से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। सो लाइक द वे आज की चीज़ें हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके सर, ठीक है, ओके सर। हाँ ठीक है। अब अगली क्लास जब आप लोग पढ़ोगे ना तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे से डॉक्यूमेंट हमने बना लिए हैं, और इन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको जब मैं आईसीडी पढ़ाऊँगा तो अब आपको और मज़ा आएगा, ठीक है, कि आईसीडी की कंप्लीट रूल रेगुलेशन क्या है, कैसे हम देखेंगे, कैसे कोड निकालेंगे, नियम क्या होता है, ऑफिशियल कन्वेंशन, या फिर जो है उसके टोटल कितने पार्ट होते हैं, क्या अप्रोच होती है, कोड को कैसे निकालते हैं, सही गाइडलाइन कैसे लगाते हैं, हर एक चैप्टर वाइज कैसे कैसे हम कोड का सिलेक्शन करते हैं ताकि हम एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर सकें। सो अभी जितना भी आप लोग वहाँ पे करते जा रहे हो आईसीडी, सीपीटी, जहाँ जहाँ फंस रहे हो किसी भी चीज़ में, ज़रूर एक जगह नोट करके रखे रहना, ठीक है, ताकि जब आपका ये कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा तब हम उस पर कोई एक अपना कमेंट्री कर सकें। दैट्स इट। ठीक है सर। सर अब कब होगी नेक्स्ट क्लास बता दीजिए आप। सी मंडे ट्यूसडे को तो होगी नहीं, मंडे को तो नहीं होगी, अब देखते हैं, ठीक है, ट्यूसडे को शाम को पूछ लेना मेरे से, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलो थैंक यू, बाय। ठीक है सर। ठीक है सर।